हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पार्लियामेंट्री सिस्टम चैप्टर नंबर 12 लक्ष्मीकांत सिक्स्थ एडिशन से है। ये पार्लियामेंट एक चैप्टर अलग है, पार्लियामेंट्री सिस्टम अलग है। मतलब सिस्टम वर्ड से आप समझ सकते हैं तौर तरीके। इसका जो पार्लियामेंट का जो सिस्टम है, बेसिकली ये क्यों लिया गया, कैसे लिया गया और क्या इसकी पर्पस है, प्रेसिडेंट सिस्टम से कैसे डिफरेंस है, इसके बारे में तो आइए जानते हैं। तो ये आपका 74 टू 75 पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे 74 टू 75 आर्टिकल जो है ये डील करता है सिस्टम क्या है, कैसे है। और यही स्टेट लेवल पे आएगा तो उस पर आप +89 कर दें, इन सब में +89 कर दें तो ये हो जाएगा 163 एंड 169। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए मैंने एक अलग से एक वीडियो बना रखा है आर्टिकल्स के लिए, जिसमें मैंने ट्रिक्स बता रखे हैं। 89 90 वाला ट्रिक, 12 36 वाला ट्रिक। तो आप ट्रिक्स और आर्टिकल्स याद करने के लिए वो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर में है कि यहाँ इंडिया में जो एक बहुत ही यूनिक टाइप का सिस्टम है, यानी कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव फॉर इट्स पॉलिसीज। जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो एग्जीक्यूट करता है, वो पार्लियामेंट्री लेवल पे रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटर को। मतलब यानी कि जो ब्यूरोक्रेट है वो पॉलिटिशियन यानी कि और नेता जो आप कहें उनको रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी पढ़े लिखे जो IAS IPS IFS जो बनते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं चुने हुए नेताओं को। ये सिस्टम है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में आपको मेंस के लिए क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों चूज किया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं चूज किया। अब इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो कि ब्रिटिश मॉडल का है, और यहाँ कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं इसको, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, वेस्टर्न मॉडल भी कहते हैं। ये इन कंट्रीज में ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया में प्रेवलेंट है। जबकि आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम USA, ब्राज़ील, रशिया, श्रीलंका में प्रेवलेंट है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके फीचर्स आपके इंपॉर्टेंट है, फीचर्स आपके मेंस पे पूछ सकते हैं, प्री में भी आपको घुमा के आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो आपका नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, वो सिर्फ स्टैम्प के लिए है, वो सिर्फ दिखावे के लिए है। जबकि रियल एग्जीक्यूटिव आपका प्राइम मिनिस्टर है, ये आर्टिकल 74 में कह रहे हैं। ठीक है, मेजोरिटी रूल पार्टी, यानी जो मेजोरिटी आएगा वही पार्टी रूल करेगी, ये लोकसभा में और आपका लोअर लेवल पे भी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो पूरी गवर्नमेंट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा आपके गवर्नमेंट चलाने के लिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये अगर आप लिख सके मेन्स में तो ये काफ़ी इन्हांस करेगा आपके आंसर को। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें ये वर्ड पहले से था, जबकि आपका कैबिनेट वर्ड जो है वो आपका 44th अमेंडमेंट में आया है। ये आप ध्यान रखिएगा, मतलब कैबिनेट वर्ड बहुत बाद में आया है। ये आपका प्री में पूछ सकता है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, यानी कि एक पार्टी वाले या लाइक माइंडेड पीपल एक साथ मिलके काम करते हैं। डबल मेंबरशिप, यानी कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव दोनों के मेंबर होते हैं। मतलब कि जो मिनिस्टर होता है वो कभी कभी आपका बहुत हद तक एग्जीक्यूटिव काम भी करता है, तो इसलिए इसका डबल मेंबरशिप है। लीडरशिप टू द ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी, लोकसभा और राज्यसभा का भी। अब लोकसभा या राज्यसभा में वो अपनी एक अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो लोकसभा में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है, और अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो राज्यसभा में अपने एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कर सकता है। हालांकि वो बाय डिफ़ॉल्ट लोकसभा का लीडर होता है क्योंकि वो चुन के आता है। बट जैसे मनमोहन सिंह के केस में हुआ था, वो राज्यसभा से थे तो वो अपने एक अपॉइंट करते हैं उनके बिहाफ में। Dissolution of the house, lower house means that the dissolution of the government, सीक्रेसी, मतलब जो कैबिनेट होती है और जो मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो सीक्रेसी का ओथ लेते हैं।
अब फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, अब इस चीज़ को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आगे टेबल है, ये मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है, तो उस टेबल के थ्रू मैं आपको तुरंत समझा दूंगा। मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत हार्मोनी रिलेशन स्टैब्लिश करता है। यहाँ पे एक एनेक्डोट मेरे माइंड में आ रहा है, एक स्टोरी आ रही है। जब प्रणब मुखर्जी थे राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने एक आईएएस से पूछा कि तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम इतने टफ एग्जाम दुनिया के क्लियर करके आते हो, फिर भी तुम मेरे नीचे काम करते हो। तो उन्होंने कहा था, जो आईएएस है, उन्होंने कहा था कि मैं भले ही काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बुद्धिमान हूँ, बट आप जनता द्वारा चुने गए हैं, और ऐसा संविधान में लिखा है कि जनता प्रतिनिधित्व को सम्मान देना चाहिए, तो मैं उस संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान कर रहा हूँ। तो ये आंसर के थ्रू, ये जो स्टोरी है और ये जो आईएएस ने आंसर दिया, इसकी वजह से आपको ये याद रहेगा कि ये जो चुने हुए लोग आते हैं और जो सरकार जिनको चुनती है, यानी जो आईएएस वगैरह है, ब्यूरोक्रेसी, उनके बीच में हार्मनी इस्टेब्लिश करती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, जो कि प्रेसिडेंशियल वाले में ये नहीं है, आगे हम देखेंगे। प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म, अब चूंकि यहाँ कैबिनेट होती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो जाती है। ये डिस्पोटिज्म यानी कि एक आदमी के हाथ में पूरी सत्ता, वो नहीं होने देती है। रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, अगर जो सत्ताधारी है, अगर जो रूलिंग पार्टी है, सपोज अभी बीजेपी है, तो इन केस अगर वो लूज कर देती है तो इलेक्शन नहीं होगा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि अपोजिशन वाले भी गठजोड़ करके अल्टरनेट गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो उस केस में रेडी अल्टरनेट गवर्नमेंट है। यानी कि अगर जो कैबिनेट है, यानी जो मेन रूलिंग पार्टी है, वो रिजाइन करती है, तो अल्टरनेट ऑप्शन भी रहता है प्रेसिडेंट के पास। वाइड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बहुत सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू, कैबिनेट मिनिस्टर के थ्रू, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, एंड चूंकि रूलिंग पार्टी का रिप्रेजेंटेशन है। अब डिमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, अनस्टेबल गवर्नमेंट, चूंकि आपने देखा होगा कॉलिशन का टाइम आया था, काफ़ी अनस्टेबल गवर्नमेंट हो गई थी, तो इसीलिए ये जैसे यहाँ दिया गया, मोरारजी देसाई की सरकार थी, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, आई के गुजराल, मानी मतलब 89 के बाद, राजीव गांधी के बाद आपका 1999 तक अटल बिहारी वाजपेयी की 14 दिन की सरकार रही। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड था आपका, ये आप देखेंगे काफ़ी अनस्टेबल, यानी कॉलिशन गवर्नमेंट, कॉलिशन एरा भी कहते हैं इसको। तो इसका एग्जाम्पल है अनस्टेबल गवर्नमेंट, नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। अब चूंकि होता ये है कि आपका एक आइडियोलॉजी वाली सरकार आ गई, फिर दूसरी वाली एक दूसरी सरकार आई, वो एक दूसरी आइडियोलॉजी आ गई, तो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं हो पाती है। मतलब जैसे कि कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाएं लागू की, बट बीजेपी ने उसको रिवर्स कर दिया, या अगर बीजेपी ने कोई योजनाएं लागू की तो कांग्रेस ने उसको रिवर्स कर दिया, मतलब अगर उसकी आइडियोलॉजी से नहीं लगी। तो इसीलिए कहते हैं कि नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं हुई तो टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट होता है काफ़ी। इसलिए डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, अब कैबिनेट जो है वो काफ़ी, वो 4-5 लोगों का होता है, और उसकी जो फैसले होते हैं वही पूरे सरकार के फैसले होते हैं, इसलिए डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट है। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसमें है कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव आर टुगेदर एंड इनसेपरेबल, यानी कि जो लेजिस्लेटिव होते हैं वो मैनी टाइम्स एक्ट्स एज अ एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, वो एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। तो अब इसमें इशू क्या है, जो ऐसा कहा जाता है कि जो पॉलिसी बनाने का काम जो लेजिस्लेटिव है वो करे, एग्जीक्यूट करने का काम ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ दे, बट काफ़ी हद तक मिली हुई चीज़ें हैं, ओवरलैपिंग है। गवर्नमेंट बाय अमेच्योर्स, अब ये तो हर जगह होगी। अब ये चूंकि कोई यहाँ पे एक्सपर्ट्स नहीं है किसी फील्ड में, सपोज अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर है या कोई वाटर मिनिस्टर है, जल संसाधन मंत्री, तो उसको उस चीज़ का एक्सपर्टीज उसके पास नहीं होता है। जो आईएएस होता है वो काफ़ी जनरलिस्ट होता है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं है।
प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पूरी एक प्रेसिडेंट को आज़ादी मिलती है कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सके। ये हम आगे देखेंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की ये खूबियां हैं और ये खामियां हैं। अगर आप खूबियां जानते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो खामियां आप खुद ब खुद निकाल लेंगे। आप मेंस जब लिखेंगे तो इस पर आपको उतना फोकस करना नहीं है, जस्ट गो थ्रू हो जाए। अब यहाँ पे क्या क्या कारण थे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, उससे पहले आप ये देख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं, ये आप टेबल बस देख लें और इसके एक साइड का फीचर्स आप याद कर लें पार्लियामेंट्री सिस्टम के, ठीक है। तो आपका पूरा ओवरऑल पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेरिट्स रहेगा वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का डीमेरिट हो जाएगा। जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम का डीमेरिट होगा वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मेरिट हो जाएगा। जैसे स्टेबल अनस्टेबल गवर्नमेंट आपका डीमेरिट था पार्लियामेंट्री सिस्टम का, तो अब ये आपका मेरिट हो जाएगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, ठीक है। उसी तरीके से आपका मेरिट था, आपका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो मेरिट था, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपका डीमेरिट हो जाएगा आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। तो ये टेबल मैं आपको रेफर करूंगा, आप ये टेबल बहुत अच्छे से देख लें, बहुत आसान है। इस टेबल से आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा। आगे जानते हैं। अब ये कारण है कि क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए अडॉप्ट किया गया क्योंकि पहले से फैमिलियरिटी थी, पहले से ही इसको जानते थे, यानी कि लास्ट 30 और 40 ईयर्स से इंडिया इस सिस्टम से चल रहा था। ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। आप जानते हैं अम्बेडकर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेमोक्रेसी को जोर देते थे, तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मानी जाती है और ये इसका एक मेरिट भी है। तो आप ये इसको लिख सकते हैं। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का कॉन्फ्लिक्ट हटाने के लिए काफ़ी बार होता है कि तुम बड़े हम बड़े, यानी सीबीआई केस में, आलोकनाथ वाले केस में फिर भी हो गया था इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो हालांकि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का डिस्प्यूट नहीं था, वो एग्जीक्यूटिव वर्सेस एग्जीक्यूटिव यानी ब्यूरोक्रेसी का ही डिस्प्यूट था। तो ये एग्जाम्पल सही नहीं होगा, बट फिर भी मैं कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए ये ज़रूरी था कि आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही चुनें। नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी ऐसी है, हेट्रोजीनियस है, यानी बहुताय, बहुसंख्याय और बहुलवादी काफ़ी बोलियां बोली जाती हैं यहाँ पे, काफ़ी जाति प्रांत संप्रदाय के लोग होते हैं, तो हेट्रोजीनियस है। इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था मैक्सिमम लोगों का, यानी कि वाइडर लोग, हर एक जनजाति के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने की, उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश की जानी चाहिए थी, की गई, और इसीलिए ये सिस्टम को चूज किया गया। इंडियन सोसाइटी को सूट करता है ये। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कि एक सवाल उठा बाद में आके यूनाइटेड इंडिया में कि क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम सही है, क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहिए। तो इस सवाल पे काफ़ी डिबेट एंड डिस्कशन हुआ और फिर स्वरण सिंह कमेटी का एक और काम था फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, कांग्रेस सरकार ने अपॉइंट किया था। और उस कमेटी ने कहा कि नहीं, देयर इज नो नीड टू चेंज द पार्लियामेंट्री सिस्टम इनटू अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो फिर से कंसीडर कर रही है कि क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। तो इसीलिए इस चैप्टर को आप प्लीज़ 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 अच्छे से देखिए, काफ़ी छोटा चैप्टर है और वो टेबल आप देख लेंगे तो आ जाएगा। अब ये जो स्वरण सिंह कमेटी है ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, आप गो थ्रू हो जाए और ये टर्म आप देख ले, शैडो कैबिनेट, और एक और वर्ड है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट वर्ड यूज हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, यानी कि 3-4 लोगों की सरकार। ऑन अ लाइटर नोट, आज की गवर्नमेंट जब थी तो तब भी कहा जाता था कि मोदी, शाह और अरुण जेटली जो है वो सरकार चला रहे, ऐसा कहा जाता था। इट्स नॉट माय वर्ड्स, सो नो ऑफेंस। तो ये तीनों मिलके सरकार चला रहे, तो आप कह सकते हैं किचन कैबिनेट, यानी कि 2-3 लोग मिलके
पूरी सारी डिसीजन ले रहे हैं, उनको किचन कैबिनेट कहते हैं। शैडो कैबिनेट क्या होती है या शैडो गवर्नमेंट? ये होती है एक यूनिक इंस्टीट्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक यूनिक इंस्टीट्यूशन या एक यूनिक प्रथा है, आप कह सकते हैं कि जैसे जो अपोजिशन होता है उसमें आपका काउंटर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जल संसाधन मंत्री है, जल शक्ति मंत्री है, या आपका कोई पावर हाउस मिनिस्टर है कहीं पे यूके में, तो उसका अपोजिट भी एक होगा अपोजिशन में जो सिर्फ उससे सवाल पूछेगा। हालांकि वो किसी और से भी सवाल पूछ सकता है, बट उसका मेन टारगेट रहेगा वो जल शक्ति वाले का जल शक्ति मंत्रालय टारगेट रहेगा, और प्राइम मिनिस्टर का ये जो अपोजिशन लीडर रहेगा वो टारगेट रहेगा। तो ये इसको कहते हैं शैडो कैबिनेट। रेफरेंस नोट को भी देख लें, कभी कभी इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ एक बुक की बात की गई है, मॉन्टेस्क्यू की, आपकी स्पिरिट ऑफ लॉस। ये बुक आप प्री के लिए देख लें, और ये आप एथिक्स में भी आपका ये काम आएगा। हालांकि इस चैप्टर में इसका कुछ खास रिलेवेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगा। एक और चीज़ है कि ये सब लोग जो है, यानी इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, देव गौड़ा, ये सब राज्यसभा से चुन के आए थे। और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो आपका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर ऑफ लोकसभा होता है। तो ये यूनिक केसेस हैं, इनको आप थोड़ा सा देख लें। आई मीन थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आप डेवलप करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी निकालने के लिए और कोई भी एग्जाम निकालने के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।